जय माता दी मित्रों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अंतिम भाग यानी अध्याय 8। अध्याय 8 में कुल 8 धाराएं हैं। धारा नंबर 36 से लेकर धारा नंबर 43 तक। एक बार इन सभी धाराओं पर आप नजर मार लीजिए कि कौन कौन सी धाराएं हैं यहाँ पर। धारा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 सबको एक बार देख लीजिए आप। चलिए अब आते हैं धारा 36 पर। धारा 36 में ऐसे मामले बताए गए हैं जो आयोग की अधिकारिता में नहीं आते हैं। ऐसे मामले दो प्रकार के होते हैं। पहला तो ऐसा मामला जो राज्य मानव अधिकार आयोग में चल रहा हो या फिर किसी दूसरे विधि आयोग में चल रहा हो, तो उस मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी जांच में नहीं लेगा। और दूसरा तब नहीं लेगा जब फरियादी 1 साल बाद आए कि उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन 1 साल पहले हुआ हो और वो कहीं नहीं जाए कहीं शिकायत करने, फिर 1 साल बाद शिकायत करे तो उसकी शिकायत भी नहीं ली जाएगी और उसकी जांच भी नहीं की जाएगी कि भाई साहब अब आप बहुत लेट हो चुके हो, अब नहीं हो पाएगा कुछ, अब आप जाइए। अब आते हैं धारा 37 पर। धारा 37 में विशेष अन्वेषण दल के गठन की बात कही गई है। कभी कभी मानव अधिकार उल्लंघन के बहुत तगड़े केस फंस जाते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, योग्य टीम की जरूरत पड़ती है। तो सरकार अगर उचित समझती है तो ऐसे मामलों में विशेष अन्वेषण दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है। और अगर मामला बहुत ही ज्यादा तगड़ा है तो वहां पर वो 1 से ज्यादा एसआईटी बनाती है। ऐसे दल में पुलिस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 38। धारा 38 सद्भाव में की गई कार्रवाई का अभियोजन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इस धारा में यह बताया गया है कि अगर राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या भारत सरकार, राज्य सरकार का या इनका कोई भी अधिकारी जब जांच कर रहा होता है किसी केस की, तो उस दौरान उसको कभी कभी सख्त रवैया भी अपनाना पड़ता है, कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि वो जो कार्रवाई कर रहा है उसी के लिए उसके खिलाफ किसी ने मानव अधिकार हनन का केस लगा दिया कि इन्होंने हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, ये भाई हमको पकड़ ले गए, इन्होंने 2 घंटे हमसे पूछताछ की, हमारा टाइम खराब किया, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो गया, है कि नहीं। तो ये जो कार्रवाई होती है इसको सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई माना जाता है और इसके वजह से इन पर कोई भी सिविल या दांडिक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं तो कल को आदमी सरकार के खिलाफ ही केस लगा दे कि इनकी वजह से हमारे अधिकारों का हनन हुआ है कि नहीं। तो वहां पर सरकार को सद्भाव का लाभ मिलता है। अब आते हैं धारा 39 पर। धारा 39 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग के सदस्य तथा उनके अंडर के सभी अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक होंगे, ठीक है, और उन्हें लोक सेवक समझा जाएगा। धारा 21 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है कि कुल 11 प्रकार के लोक सेवक होते हैं। अब यहाँ पर ये क्यों बताया जाता है कि ये लोग लोक सेवक होते हैं? क्योंकि लोक सेवक होने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमारे यहाँ संविधान में, और साथ ही साथ कुछ बंदिशें भी होती हैं, जैसे लोक सेवक चुनाव नहीं लड़ सकता, प्रचार नहीं कर सकता, तो वो सब चीजें इन पर भी लागू हों, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि आप लोग लोक सेवक हैं। अब आते हैं धारा 40 पे। धारा 40 में भारत सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो भारत सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को निष्पादित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी भी धारा के अंतर्गत नियम बना सकती है। कुछ स्पेशल धाराएं हैं जिनके अंतर्गत नियम बना सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो नियम बनेंगे वो पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। ये थोड़ा समझने की बात है, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में बोल दिया गया है कि पूर्वोक्त शक्ति की समानता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए पहले कोई नियम था और अब एक नियम आया। मान लो इसी नियम के तहत किसी को पहले मिनिमम एक काम के लिए 6 माह की सजा होती थी और अब वो नियम आया कि अब 1 साल की सजा होगी। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने पहले ये नियम आने के पहले ही वो काम किया है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उस पे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा कि पहले 6 महीने की मिनिमम सजा हो रही थी, अब 1 साल की मिनिमम सजा होगी, तो उसके लिए नहीं लागू होगा। ठीक है, उसके बाद जो करेंगे उनके लिए लागू होगा। मतलब नियम ऐसे बनने चाहिए कि किसी पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रत्येक संशोधन 30 दिन की अवधि के भीतर सदन के समक्ष रखे जाएंगे। यहाँ पर 30 दिन की अवधि महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से एमपीपीएससी में आ सकता है। साथ ही साथ इसमें धारा 40 का और खा भी देखना जरूरी है। 40 का है पूर्ववर्ती प्रभाव के नियम बनाने की शक्ति, और दूसरा है आयोग की विनियमों यानी रेगुलेशन को बनाने की शक्ति। अब नियम बना दिए, नियम सही से फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके लिए रेगुलेशंस भी बनाने की शक्ति होनी चाहिए, तो वो 40 खा में है। अब देखते हैं धारा 41। धारा 41 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम धारा 40 की तरह ही है। जो वहां पे भारत सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, उसी प्रकार से राज्य सरकार की भी नियम बनाने की शक्ति होती है। बस वहां पर ये लोकसभा या राज्यसभा में 30 दिन की अवधि के अंतर्गत संशोधनों को पेश करेंगे, यहाँ ये अपनी विधानसभा या विधान परिषद में पेश करेंगे। इतना सा अंतर है इन दोनों में। अब देखते हैं धारा 42। धारा 42 कहती है कठिनाइयों को दूर किया जाए, यानी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति दे रखी है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज मीन्स भारत सरकार को अगर लगता है कि कोई चीज है जिस वजह से ये अधिनियम सही से काम नहीं कर पा रहा, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो ऐसी चीजों को वो हटाने की शक्ति रखती है। साथ ही साथ फालतू की चीजें जो अधिनियम में डली हुई हैं उनको भी हटाने की शक्ति रखती है। और एक बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि ऐसी कठिनाइयों को 2 वर्ष के भीतर ही दूर करना होगा, ज्यादा समय नहीं लेना है, 2 वर्ष के भीतर दूर करना है। और इसके तहत प्रत्येक आदेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। मतलब जो काम आपने किया है कि ये इस कठिनाई को हमने ऐसे दूर किया, जो आदेश दिया है उसको दोनों सदनों में रखोगे, है कि नहीं। आपकी तानाशाही नहीं चल रही, विपक्ष भी देखेगा कि भाई आपने क्या किया है, कैसे कठिनाई को दूर किया है। देखिए अब है आखिरी धारा, धारा 43 निरसन एवं व्यावृत्ति। देखिए ये थोड़ा अलग सा वर्ड है, निरसन और व्यावृत्ति। अपन इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निरसित कर दिया गया है। निरसित का मतलब होता है हटाना। देखिए पहले क्या था कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश लाए थे, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश लेके आए थे 1993 में। फिर क्या हुआ कि इस अध्यादेश को हमने कानून बना लिया, अधिनियम बना लिया, तो उस अध्यादेश को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे ये नियम लाना पड़ेगा। तो निरसित का मतलब है कि उस अध्यादेश को हटाया गया और ये अधिनियम वहां पर चिपका दिया गया। अब देखिए जब अध्यादेश लाया गया होता है, ठीक है, उसके बाद कानून बनाने की आवश्यकता होती है कि कानून बनाना है, लेकिन उस दौरान भी कुछ कार्रवाइयां उस अध्यादेश के तरीके से हो गई थी। यानी कि अध्यादेश लाने के बाद और कानून बनने के पहले इस दौरान जो भी ऐसे केस आए मानव अधिकार उल्लंघन के, उनके तहत जो भी कार्रवाई हुई उसको हम अध्यादेश के तहत कार्रवाई ना मानते हुए अब उस कानून के तहत ही कार्रवाई मानेंगे। यानी राष्ट्रीय यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उन कार्रवाइयों को माना जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।